हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं सरिता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम सुपर पे। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अभी तक हमने श्वसन तंत्र पढ़ाया था, अब हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। कल जो हमने चीजें पढ़ी थी वो, उसमें आगे की श्रृंखला को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज फिर से समझाती हूँ, तो देख लीजिएगा। वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गैसों का आदान प्रदान। क्या बोलते हैं? गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान कैसे किया जाता है, हम इसकी बात करते हैं। अब देखिएगा ये सारे काम किस प्रकार से होते हैं। तो ये बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। वायुदाब मतलब एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के कारण गैस का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है किसके कारण? एयर प्रेशर के कारण गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। अब देख लीजिए, तो मैं इन्हें दो भागों में बांटती हूँ। नंबर एक पे है हमारा, तो एक पे हमारा क्या आता है? अंतःशोषण। क्या आता है? अंतःशोषण। और नंबर दो की बात करते हैं, नंबर दो पे हमारा आता है बाह्य शोषण। क्या आता है? बाह्य शोषण। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इन्पिरेशन। और बाह्य श्वसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सीलेशन। अगर हम बात करें तो अंतःशोषण या अंतःशोषण की बात करते हैं तो क्या होता है, तो देख लेते हैं अंतःशोषण। इस पॉइंट को ध्यान रखना, सांस को अंदर लेना, या इसे बोलते हैं इलिहेशन, इनहिलेशन। तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम अंतःशोषण कहते हैं। अब देखो बाह्य शोषण में क्या होता है, तो बाह्य शोषण में जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं और जब हम हवा को गतिमान स्वरूप पवन कहलाता है, जब हम जब हम हवा, जो जो हवा होती है, जो पवन होती है, कहाँ से कहाँ चलती है, तो उच्च, कहाँ से चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। कहाँ चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब देखो इसका ये, अब इसका जो फेफड़े से क्या लेना देना है, तो यहाँ पर जब हम फेफड़ों की बात करते हैं तो जब हमें सांस को लेना होता है तब क्या होता है, तो बाहर भी कोई ना कोई वायुदाब होगा, मतलब एयर प्रेशर होगा। तो देख लेते हैं हम, डायग्राम से समझते हैं। तो आइए देखते हैं। जब हमारी सांस अंदर आती है, जब हमारी सांस अंदर आती है तब क्या होता है, तब हवा कहाँ जा रही होती है, तो सीधा अंदर। तो अंदर क्या होता है, अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? लो प्रेशर होता है, मतलब निम्न वायु दाब। क्या होता है? निम्न वायु दाब हो जाएगा। निम्न वायु दाब हो जाएगा। और जब बाहर क्या होगा, तो बाहर क्या होगा? उच्च वायु दाब। क्या होगा? उच्च वायु दाब। इसका मतलब हाई प्रेशर तो सांस लेना होता है, और तो फेफड़ों के अंदर कौन सा होता है प्रेशर, तो लो प्रेशर हो जाता है। मतलब हाई प्रेशर बाहर, और फिर जब हम सांस लेते हैं तो अंदर कौन सा हो जाता है हमारा, तो ये हो जाता है निम्न वायुदाब। अब देखते हैं, हाई प्रेशर जब हम सांस छोड़ना होता है तो कहाँ जाएगी, तो बाहर जाएगी। तब क्या होता है, जब हाई प्रेशर हम जब बाहर जाएगी सांस, तब क्या होगा, तब मतलब सांस कहाँ से जाएगी, तो हाई प्रेशर और कहाँ बन रहा है, तो देख लेते हैं। तो लंग्स के अंदर हाई प्रेशर कहाँ बनना है, लंग्स के अंदर। जब सांस बाहर जाएगी तो वायुदाब, या मतलब जब बाहर सांस जाएगी, जब लंग्स से बाहर सांस जाएगी तो कौन सा प्रेशर बनेगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, मतलब निम्न वायुदाब। तो ये सिर्फ सांस कैसे लेते हैं ये समझाया, तो समझ लेना। तो अब देख लेते हैं सांस लेना और छोड़ना। मैंने आपको ये दो चीजें समझाई, अब यहाँ भी देख लेते हैं। अब यहाँ भी देख लेते हैं हम, मतलब अंतःश्वसन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। क्या होता है? सांस को अंदर लेना।
तो अंदर लेते समय क्या होता है, जो फेफड़े होते हैं इनके अंदर निम्न दाब जो फेफड़े होते हैं इनके अंदर निम्न दाब होता है, और जो वायुमंडल होता है जहां से हम सांस ले रहे हैं यहाँ कैसा होता है, तो यहाँ उच्च दाब होता है, मतलब हाई प्रेशर होता है। अब जब हम छोड़ रहे होते हैं तो फेफड़ों के अंदर क्या हो जाएगा, तो फेफड़ों के अंदर यहाँ पर जो प्रेशर बनता है उस प्रेशर को हाई प्रेशर कहते हैं, मतलब उच्च वायु दाब। और अब बात करते हैं वायुमंडल का कैसा हो जाएगा, तो वायुमंडल का निम्न प्रेशर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। इसे कहते हैं लो प्रेशर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं किसकी, तो आगे बात करते हैं डायफ्राम की। किसकी बात करते हैं, डायफ्राम की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट समझना, तो पहला पॉइंट हमारा ये है, वक्ष गुहा एवं उदर गुहा को अलग करता है। कौन करता है, डायफ्राम। वक्ष गुहा और उदर गुहा को कौन अलग करता है, डायफ्राम अलग करता है। अब सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, ये ब्रीथिंग में मदद करता है, ये ब्रीथिंग में मदद करता है। तो अब जब हम दौड़ के आते हैं तो कौन सा हिस्सा अंदर बाहर होता है, तो उसे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, जब अंदर बाहर होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। तो आइए देखते हैं, अब हम देखते हैं हिचकी के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो देख लेते हैं, हिचकी के लिए भी यही जिम्मेदार होता है, कौन, डायफ्राम जिम्मेदार होता है। आप सोचते हैं कि हमें हिचकी क्यों आती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम सांस छोड़ते हैं और ये अक्सर कब होता है, जब आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उस समय हिचकी बहुत आती है। तो जो हमारे फेफड़े होते हैं, इधर से सांस छोड़ना होता है और हम उधर से कुछ खा रहे होते हैं, तो ये कुछ पी रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो डायफ्राम वही चिपक गया या चिपक जाता है। तो उस स्थिति में आने में समय लगेगा, उस स्थिति में डायफ्राम को आने में समय लगेगा। इसीलिए जब हम सांस बाहर आती है तो हिचकी आने लगती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि हिचकी क्यों आती है, क्योंकि डायफ्राम चिपक जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं सांस छोड़ते समय तो हम किन चीजों को छोड़ते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। सांस छोड़ते समय तो हम किन चीजों को छोड़ते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो आइए देखते हैं, जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो गैस प्लस जल वाष्प छोड़ते हैं। अगला पॉइंट है, सांस छोड़ते समय लगभग लगभग 450 ml पानी या वाटर प्रतिदिन बाहर होता है। कितना होता है, 450 ml प्रतिदिन वाटर बाहर होता है। अब बात करते हैं, आगे देखते हैं, हम आगे की बात करते हैं तो लगभग कितना, आधा लीटर। अगली चीज देख लेते हैं हम, अगली चीज पे आती है गैसों का परिवहन। क्या आता है, गैसों का परिवहन। क्या आता है, गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन आता है। तो आइए देखते हैं, तो इसके लिए एक ही लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं, रक्त द्वारा होता है। गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त द्वारा होता है, मतलब बाई ब्लड के द्वारा होता है। अब देखते हैं, बाई ब्लड द्वारा होता है। और आगे देखते हैं हम, जो गैसें होती हैं उसमें जो हमारे ब्लड में सिर्फ दो ही चीजें घूमती हैं। तो देख लेते हैं, नंबर 1 पे हमारा क्या आता है, नंबर 1 पे आता है O2 मतलब ऑक्सीजन, और नंबर 2 की बात करते हैं मतलब CO2। अब यहाँ हम CO2 कहाँ लेते हैं और छोड़ते तो हमारे शरीर में CO2 बनती है। चलिए यहाँ देखना, पहला पॉइंट है, हमारे शरीर में 100% O2 का 100% O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ होता है, मतलब बाई हीमोग्लोबिन के साथ होता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, तो वो किसके साथ ट्रेवल करती है, तो हीमोग्लोबिन के साथ। अब देखो, CO2 ये 3 माध्यम से करती है, नंबर 1 पे
ये कितने माध्यम से करती है? 3 माध्यम से करती है। नंबर 1 पे हमारा हो जाएगा हीमोग्लोबिन, नंबर 2 पे प्लाज्मा, और नंबर 3 की बात करते हैं तो बाइकार्बोनेट के साथ करती है। क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट के साथ करती है। अब देखो जो CO2 का परिवहन होता है ये कितने परसेंट होता है? तो कितने परसेंट होता है ध्यान रखना, ये हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो इसके साथ कितना परिवहन होता है? तो 10 से 20% का। कितना होता है? 10 से 20% का होता है। अब CO2 का परिवहन किसके साथ होता है? तो हीमोग्लोबिन के साथ होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा के साथ कितना होता है? तो प्लाज्मा के साथ 7% होता है। 7% मतलब 7% CO2 का बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो कितना होता है? 70% होता है। कितना होता है? 70%। अब कभी कभी आपसे ये पूछ सकते हैं कि बाइकार्बोनेट में भी किसके साथ, यहाँ पर तो नाम देख लेते हैं। तो नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट एवं पोटेशियम बाइकार्बोनेट। एवं पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में सबसे ज्यादा कार्बन डाइ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करता है। तो CO2 का परिवहन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जब हमने ऑक्सीजन, तो अब बात करते हैं ऑक्सीजन हमने क्यों ली, बिना ऑक्सीजन के जिंदा क्यों नहीं रह सकते। तो आइए देख लेते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं हम। बिना ऑक्सीजन के जिंदा क्यों नहीं रह सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम समझते हैं, मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन, मतलब आंतरिक श्वसन। क्या बोलते हैं? आंतरिक श्वसन। तो देख लेते हैं यहाँ पर, मतलब ये कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारे शरीर में क्या काम करती है। तो देख लेते हैं। रक्त हमारे मतलब हमारे रक्त में मिली हुई O2 कोशिका में जाती है। किस में जाती है? सेल में जाती है। तो आइए देखते हैं हम आंतरिक श्वसन का पहला पॉइंट, हमारे रक्त या ब्लड में मिली हुई O2 कोशिका में जाती है। क्यों जा रही है? तो ये वायुमंडल से कहाँ गई? तो ये वायुमंडल से लंग्स मतलब फेफड़ों में गई। फेफड़ों के अंदर से कहाँ गई? तो ये फेफड़ों से रक्त में गई मतलब ब्लड में गई। और फिर ब्लड से कहाँ गई? ब्लड से टिश्यू में गई मतलब ऊतक में। फिर ऊतक से कहाँ गई? ये सेल में गई। किसमें गई? सेल में, कोशिका में। ऐसे ही सीक्वेंस है। तो हमने जो O2 ली है ना, वो क्यों ली है? तो हमने वायुमंडल से ग्रहण की, अंत में कहाँ पहुंचाया? तो कोशिका में। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस पूरी प्रक्रिया को इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन कहते हैं। तो अब ये बात करें कि सेल के अंदर आई तो उसे नंबर 2 पे समझते हैं। तो आइए देखते हैं नंबर 2 पे। तो उसे कहते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। तो क्या होता है इसके अंदर? अब यहाँ पर पहला पॉइंट ये समझना कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कोशिका के अंदर ग्लूकोज मतलब C6H12O6 को तोड़कर, मतलब सरल भागों में सिंपल पार्ट्स तोड़कर ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। यहाँ पर क्यों आई थी ऑक्सीजन? ताकि हमने जो भोजन किया उस भोजन में जो ग्लूकोज बना था वो ग्लूकोज रक्त के साथ कहाँ पहुंचा? सेल में। तो इस प्रकार देख लेते हैं, कोशिकीय श्वसन के 2 टाइप होते हैं। कितने होते हैं? कोशिकीय श्वसन के हैं 2 टाइप होते हैं, मतलब 2 टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देख लेते हैं, नंबर 1 पे हमारा आता है, नंबर 1 पे जो आता है वो अक्षीय श्वसन, नंबर 2 पे अनाक्षीय श्वसन। क्या होता है? अनाक्षीय श्वसन। तो आइए देख लेते हैं। तो बात करते हैं अक्षीय श्वसन की। तो अक्षीय श्वसन में ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ऑक्सीजन उपस्थित होती है। और अनाक्षीय श्वसन की बात करते हैं तो अनाक्षीय श्वसन क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, मतलब O2 उपस्थित नहीं होती है। अब देखते हैं 2 प्रकार का श्वसन हो गया। यहाँ पे कितने प्रकार का? 2 प्रकार का श्वसन हो गया।
एक होगा ऑक्सी, एक होगा अनाक्षी श्वसन। तो ये दो भाग हो गए इनकी। रिफ्रेशन के हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला पॉइंट है, देखते हैं, दोनों के अंदर मतलब O2 उपस्थित होते हैं। O2 उपस्थित होते हैं, ये अनाक्षी श्वसन में, तो इसमें O2 अनुपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट ये है, तो कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में, इसमें कोशिका द्रव्य, ये माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और इसमें कोशिका द्रव्य में होता है। अब यहाँ पे ग्लूकोज के अणु को तोड़ते हैं तो C6H12O6 मतलब क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। और ये C6H12O6 मतलब ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। तो दोनों जगह टूटेगा, अंतर समझ में आया होगा आपको। हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन क्यों जरूरी होती है, तो जब इसको तोड़ा जाता है तो ये किसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में टूटता है। तब क्या होता है, तो आइए देखते हैं तब क्या होता है। ये O2 की उपस्थिति में टूटते हैं, तब क्या होता है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो 2 एटीपी का निर्माण में खर्च हो जाता है, 2 एटीपी निर्माण में खर्च हो जाता है। तो शेष कितने बचते हैं, तो शेष 36 बचते हैं। बने कितने थे, 38 बने थे। और क्या होता है, दो अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं। कितने, पायरुविक अम्ल के बनते हैं। अब देखते हैं, माइटोकांड्रिया में होता है 6 अणु। क्या होते हैं, 6 अणु CO2 के बनते हैं। किसके बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब वही CO2 माइटोकांड्रिया में बनी थी। किसमें बनी थी, माइटोकांड्रिया में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया था कि एटीपी का ऊर्जा सिक्का भी कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं, ऊर्जा सिक्का भी कहते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमें ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में मिलती है। अब देख लेते हैं, एटीपी के रूप में मिलती है। यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या होता है, जब इसमें O2 नहीं होती है तब क्या होता है, तो टूटेगा। तो ये भी सिर्फ बनेंगे 4 एटीपी। क्या बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 एटीपी। 4 एटीपी बनेंगे। बनने में 2 एटीपी निर्माण में खर्च हो गए। कितने, 2 एटीपी निर्माण में खर्च हो गए। तो शेष कितने बचे, तो 2 एटीपी। ऑक्सीजन थी तो उसमें 38 बने, ऑक्सीजन नहीं थी तो उसमें 4 बने। 4 से 2 बने, मतलब 2 खर्च हो गए निर्माण में। अब देखते हैं हम, मतलब यहाँ पर ग्लूकोज को, मतलब यहाँ पे हम ग्लूकोज को इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, अपूर्ण ऑक्सीकरण। इसी कारण हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए होती, इसी के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन चाहिए होती। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती तो ग्लूकोज वेस्ट होती होती जाती है, ग्लूकोज वेस्ट होती जाएगी। और साथ में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, इसमें इसमें ईएमपी चक्र या साइकिल कहते हैं, इसे हम ईएमपी चक्र या साइकिल कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है एमडन। ई का मतलब होता है एमडन, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। और एम का मतलब होता है मेयरहॉफ, मेपरहॉफ, मेयरहॉफ होता है। और पी का मतलब होता है पार्सन। क्या होता है, पार्सन के द्वारा दिया गया है। अब आपसी शोषण का अगला पॉइंट देखते हैं। आपसी शोषण का अगला पॉइंट देखते हैं, इसकी खोज किसने की, तो हेंसन क्रिप्स ने, क्रिप्स ने की है। इसीलिए इसे क्यों कहते हैं, क्रिप्स चक्र, सिट्रिक अम्ल चक्र कहा जाता है। इसे सिट्रिक अम्ल चक्र कहा जाता है। इसके 2 नाम है, इसका एक और नाम भी है। अनाक्षी शोषण को, अनाक्षी शोषण को हम ग्लाइकोलिसिस चक्र भी कहते हैं।
ग्लाइकोलाइसिस चक्र भी कहते हैं। अब देख लेते हैं। अब बात करते हैं लैक्टिक अम्ल के बारे में, देखते हैं। पहला पॉइंट है लैक्टिक अम्ल के बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि थकान का कारण होता है कौन? लैक्टिक अम्ल थकान का कारण होता है। अगला पॉइंट है मांसपेशी में निर्माण होने पर थकान होती है। अब ऐसा कब होगा? जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं तो क्या होता है? एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, और जब एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है तब हमारा शरीर अनाक्सी शोषण करने लगता है, तब लैक्टिक अम्ल बनता है। अब यही लैक्टिक अम्ल जब हमारी मसल्स में रिलीज होता है तो क्या होता है? थकान होती है। क्या होता है? थकान होती है। तो क्या होता है? थकान होती है। अब लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल तो देख लेते हैं। ये जो दूध जो होता है, जो मिल्क होता है, तो ऑक्सीजन किसमें पाया जाता है? देख लेते हैं। ये जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, इसमें तो वहाँ लैक्टिक शब्द आता है। जैसे लैक्टोमीटर क्या करता है? तो ये दूध की शुद्धता मापता है। क्या करता है? दूध की शुद्धता मापता है। और लैक्टोबैसिलस क्या करता है? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदलता है। किसमें? दूध को दही में बदलता है। अब देखते हैं। अब अगला पॉइंट है दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। क्या यहाँ तक क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी? अब आगे देखते हैं। जीवों के श्वसन अंग। आपको एटीपी के बारे में मैंने बता दिया है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। हमें ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी अन्य जीवों के श्वसन अंग। मतलब अन्य जीवों के श्वसन अंग ये किस प्रकार श्वसन करते हैं? तो देख लेते हैं फेफड़ों से। नंबर दूसरा हमारा हो जाएगा स्तनधारी। नंबर एक पे देख लेते हैं स्तनधारी। जो ये होते हैं ये किससे करते हैं? ये फेफड़ों से करते हैं, मतलब लंग्स से करते हैं। नंबर दो पे हमारा हो जाएगा नंबर दूसरा जितने भी सरीसृप और पक्षी, सरीसृप और पक्षी ये भी किससे करते हैं? तो ये फेफड़ों से करते हैं। किससे करते हैं? फेफड़ों से। और तीसरा हमारा आएगा, तीसरे पे आएगा बिच्छू। तो ये किससे करते हैं? तो ये करते हैं बुक लंग से। ये किससे सांस लेते हैं? बुक लंग से। अब अगला जो हमारा आएगा वो आएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन ये स्तनधारी है। तो ये किससे सांस लेती हैं? तो डॉल्फिन और ब्लू व्हेल ये दोनों स्तनधारी हैं। ये फेफड़ों से करेंगी। किससे करेंगी? लंग्स के से करेंगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी कीट वर्ग की। इसमें कॉकरोच भी रख सकते हैं। इसमें कॉकरोच भी रख सकते हैं। और ये किस संघ में आते हैं? ये आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। तो ये किस प्रकार करते हैं? तो ये वृत्ताग या रोम छिद्र जिसे हम बोलते हैं ट्रेकिया, इसके द्वारा करते हैं। अब देख लेते हैं एक। अब बात करते हैं हम नंबर 6 की। तो ये नंबर 6 पे हमारा क्या आता है? मछली मतलब फिशेस। मतलब ये किससे करती हैं? ये गलफड़े या गिल से करती हैं। किससे करती हैं? गिल्स से करती हैं। अगला हमारा 7 पे क्या आता है? 7 नंबर हमारा है उभयचर। उभयचर में क्या आता है? उभयचर में मेढक जैसे। नंबर 7 पे हमारा है मेढक। तो समझो ये लार्वा स्टेज, ये लार्वा स्टेज में होंगे। तब ये क्या करेंगे? तो ये स्किन से करेंगे, मतलब त्वचा से करेंगे। और जब ये मेढक, तो ये मेढक जब क्या हो जाएगा? तो ये वयस्क अवस्था में होगा। तो ये तब ये किस प्रकार करेगा? तो ये फेफड़ों के द्वारा या लंग्स के द्वारा करेगा। तो आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल। तो कल का टॉपिक रहेगा हमारा ब्लड। तो सेशन समझ में आया हो तो सेशन को लाइक और वीडियो को शेयर करें।
तो धन्यवाद दोस्तों।